Hi class, welcome to another session of Income from Capital Gains. आज हम लोग सीखेंगे साहब कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, कैसे होता है। सेक्शन 49। आइए साहब, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सेक्शन 49 क्या बोलता है? एन एसेट कैन जस्ट नॉट ओनली बी परचेज बट इट कैन बी अक्वायर्ड इन अदर वेज ऑल्सो। तो साहब अदर वेज आपको डिफाइन की गई है। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है 4 करोड़, आपने उसके लिए पैसे दे दिए हैं। तो 4 करोड़ की जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसके लिए आपने पैसे दिए, बट ये 4 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके पास आ सकती है कोई और मेथड से भी। आइए साहब वो समझते हैं। 49(1) क्या कहता है? When an asset ownership is obtained by way of distribution of assets by total और partition of HUF, मैंने आपको बताया था कि ये HUF की प्रॉपर्टी है। ये 3 फ्लोर्स हैं। पहला फ्लोर मैंने अपने पास रखा HUF के पास, और बाकी के दोनों फ्लोर मैंने बांट दिए। उस केस में ये पार्शियल पार्टीशन होता है। या मैंने तीनों के तीनों फ्लोर HUF के को पर्सनरीज को बांट दिए, वो भी क्या होता है? फुल पार्टीशन हो जाता है। तो ये हम 47 में डिस्कस कर चुके हैं। सक्सेशन और इनहेरिटेंस, आपके पिताजी ने आपको ट्रांसफर की, आप उनके लीगल हेयर हैं, तो वो सक्सेशन और इनहेरिटेंस में आ जाता है। गिफ्ट और विल, आपकी माता जी ने आपको गिफ्ट दे दिया, आपकी पत्नी ने आपको गिफ्ट दे दिया, वो गिफ्ट और विल में आ जाता है। एसेट रिसीव्ड इन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के लिक्विडेट हुई, उसके एसेट्स आपको मिल गए, उसके अंदर में ये फॉल कर जाता है। ट्रांसफर ऑफ रिवोकेबल इरिवोकेबल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका सेक्शन 47 में। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% इंडियन सब्सिडरी कंपनी, और बाय सब्सिडरी कंपनी टू इट्स 100% इंडियन होल्डिंग कंपनी। ये भी हम बात कर चुके हैं साहब कि इंडियन सब्सिडरी है इंडियन कंपनी, या इंडियन होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी है। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय होल्डिंग टू इट्स सब्सिडरी और बाय सब्सिडरी टू इट्स होल्डिंग कंपनी। Transfer of capital assets by way of amalgamation from amalgamating company to amalgamated company. Transfer of capital assets by demerged company to the resultant company. तो ये सब केसेस ऐसे हैं साहब कि आपको इन सब के अंदर में क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो बताया गया है। लास्ट पॉइंट, कन्वर्जन बाय एन इंडिविजुअल ऑफ ए सेपरेट प्रॉपर्टी इनटू HUF प्रॉपर्टी। यानी कि एक ए थे, यहां पे लिखता हूं, एक ए है, इसने अपनी एक प्रॉपर्टी ली से 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी इसकी, वही मैं बिल्डिंग का हिसाब लगाऊंगा। 2 करोड़ की बिल्डिंग थी, इसने एक बनाई HUF, AHUF बनाई। तो इसके अंदर में ये ब्रैकेट में हमेशा लिखा जाता है। तो AHUF बनाई, तो इसने ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रांसफर कर दी HUF के नाम पे। ये आपकी यहां पे AHUF के नाम पे ट्रांसफर कर दी। तो इस केस में क्या होगा साहब? ये सेक्शन 64(2) के तहत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम इंडिविजुअल टू HUF हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एट विच द प्रीवियस ओनर ने जिस कॉस्ट पे खरीदी थी वो कॉस्ट आएगा साहब। खरीदी थी, याद रखिएगा। इन केस अगर आपके प्रीवियस ओनर को भी ये इन सब मोड्स के अंदर में मिली थी, तो उसके प्रीवियस ओनर ने कैसे खरीदी थी, उसके प्रीवियस ओनर ने कैसे खरीदी थी। जो फर्स्ट ओनर हु स्पेंट कैश टू बाय दिस प्रॉपर्टी will be considered as the price. So the cost of acquisition is the cost of acquisition is the cost spent by the previous owner. Spent, ध्यान रखिएगा word, spent by the previous owner. Cost of improvement shall be the cost spent by, either by the previous owner or the assessee to whom the assets have been transferred. कॉस्ट जो होगी, जो ओरिजिनल ओनर ने स्पेंड की होगी, वही हम कंसिडर करेंगे। ये स्पेंट वर्ड इज इंपॉर्टेंट। While determining the period of holding, the period during which the asset was held by the previous owner shall be included. एक है साहब A, फिर मैं एक लेता हूं B, फिर मैं एक लेता हूं C। इसने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1949 पे 20,000 रुपए की।
तब 20,000 के मायने रखते थे साहब। फिर इसका ये बेटा था बी, इसने ये प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली 1900 से 85 में, ठीक है। अब इसका बेटा है सी, इसने प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली 2024 में। तो साहब इसका जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो, जिसका जो कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगा, ये 20,000 रुपए यहां पे आ जाएंगे। बट क्योंकि 1981 के अंदर में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का पहली बार आया था, उस केस में सबको बोला गया था कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर में आप अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू कर लिए। तो उस टाइम पे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू से 2 लाख हो गई थी। आज की डेट में 2024 में भी इसको जो प्रॉपर्टी मिलेगी उसके लिए ये 2 लाख रुपए ही कंसिडर करेगा। बैलेंस शीट में कैसे जाएगी आप देखिएगा साहब, ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर में एक साइड आएगा कैपिटल, कैपिटल के अंदर में आएगा गिफ्ट रिसीव्ड और इनहेरिटेंस 2 लाख रुपया, और यहां पे मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी अगर मैंने सपोजिंगली मेरी इनहेरिट की है तो यहां पे ये 2 लाख रुपया आएगा। इस तरीके से ये अकाउंट्स में दिखाया जाएगा। मैं सिर्फ इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से भी आपको ये बता रहा हूं, ठीक है साहब। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब अगर मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बोलूं पार्टीशन के अंदर में, तो बैलेंस शीट कैसे दिखेगी, ये रही मेरी बैलेंस शीट। कैपिटल के अंदर में से सपोजिंगली मेरे पास 4 करोड़ रुपया था और यहां पे मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी था, तो मैं यहां से भी माइनस करूंगा 4 करोड़ रुपया और यहां से भी मैं 4 करोड़ रुपया माइनस कर दूंगा, तो मेरी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, हम यहाँ पे फोकस क्लियर पूरा। हम बैलेंस शीट में भी कैसे दिखा सकते हैं, हम इनकम टैक्स रिटर्न में भी कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ओके, आगे चलते हैं साहब। अब साहब समझते हैं साहब, पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में हमने समझ लिया है, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन के बारे में हम समझते हैं साहब। तो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन shall be taken with respect to the year first held by the previous owner। यानी जो प्रीवियस ओनर जो था मिस्टर बी, हमारे सी के केस में 1985 में ओनर बना था, तो हम 1985 लेंगे। क्या हम 1985 लेंगे? नहीं, क्योंकि मिस्टर बी से को एज से मिला था, तो हम लेंगे जो फर्स्ट ओनर ने पैसा खर्च करके ये प्रॉपर्टी ली थी। तो ए का 1949 के अंदर में ये प्रॉपर्टी ली थी, बट क्योंकि हमने 2 लाख रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू ले ली हुई है, तो हम 1981 हम इस केस में अपनी जो इंडेक्सेशन के लिए ईयर ऑफ एक्विजिशन लेंगे, ठीक है साहब। क्लियर, हम यहाँ पे ये दिस इज अ डिसाइडेड केस इन सीआईटी वर्सेस मंजुला जे शाह, बॉम्बे हाई कोर्ट की ये रूलिंग है। आप केस को रेफर कर सकते हैं फॉर योर जनरल रीडिंग। आगे चलते हैं साहब। 49.2 क्या कहता है, शेयर्स ऑफ एन इंडियन अमेलगमेटेड कंपनी, इंडियन अमेलगमेटेड याद रखिएगा साहब, इंडियन अमेलगमेटेड कंपनी becomes the property of the assessee in consideration of transfer of shares। सेक्शन 47(1)(7) हम पढ़ चुके हैं। हेल्ड बाय हिम इन द अमेलगमेटिंग कंपनी, ए कंपनी और बी कंपनी, बी इज गेटिंग अमेलगमेटेड इनटू ए कंपनी, और इस बी कंपनी के शेयर होल्डर्स को किसके शेयर मिलेंगे? ए कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। तो क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन द अमेलगमेटिंग कंपनी, उसका वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। उसकी कॉस्ट हम यहां पे पढ़ने से कॉस्ट क्या होगी हमारे एसेट्स की, कैपिटल गेन डिटरमाइन करने के लिए इन सब क्राइटेरिया के अंदर में 47(1), 47(10), 47(1)(7), 47(10), मतलब 47(10)(b), इन सब केसेस में क्राइटेरिया क्या है, व्हाट विल बी आवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हम अपने कैपिटल गेन्स निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस क्या लेंगे, सेलिंग प्राइस तो हमको पता है जिस पे हम बेचेंगे, बट हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा वो हम डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पे।
फिर एसएससी बिकम्स द ओनर ऑफ डिबेंचर्स इन अ कंपनी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स डिबेंचर सर्टिफिकेट्स रेफर टू अंडर सेक्शन 4710। 4710 के तहत आपके डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स या डिबेंचर सर्टिफिकेट्स जब डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्या लेंगे? हम क्या लेंगे साहब? The cost of debentures, debenture stock, bond, or deposit certificates in relation to which the asset is acquired by the person. अब समझिएगा साहब, मेरे पास डिबेंचर स्टॉक पड़े हुए हैं या बॉन्ड्स पड़े हुए हैं कुछ 20,000 रुपए के। मुझे इसके अगेंस्ट में डिबेंचर्स, इसके अंदर में मेरे पास 15,000 का ऐसा स्टॉक था, बॉन्ड था, जो डिबेंचर में कन्वर्ट हो गया। तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 20,000 नहीं, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 15,000 रुपए। ठीक है, ओनली टू द एक्सटेंट विच इज कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। आपकी जो डिबेंचर स्टॉक, जो आपके बॉन्ड्स हैं, वो जो डिबेंचर्स में कन्वर्ट हुए, खाली आप उतना ही पोर्शन के कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। उसी तरीके से डिबेंचर सर्टिफिकेट आपके पास अगर 20,000 के थे, 15,000 के डिबेंचर में कन्वर्ट हो गए, तो हम 15,000 ही लेंगे। कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम स्वेट इक्विटी शेयर्स रेफर टू इन 1726। सैलरीज का चैप्टर आप पढ़िएगा साहब। अगर फॉर 47 सेक्शन 47 रिलेटेड वीडियो मैं लास्ट के अंदर में अपनी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप उसमें से सेक्शन 47 के वीडियोस आप निकाल सकते हैं। और मेरे सैलरीज के ऊपर में भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसके ऊपर में भी आप जाके स्वेट इक्विटी शेयर रिलेटेड वीडियो निकाल सकते हैं। तो क्या होता है साहब, कंपनी ने मुझे दिए स्वेट इक्विटी शेयर 100 रुपए के, ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू एट विच हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर परक्विजिट वैल्यूएशन। तो ये मेरे को कंपनी ने एट द रेट ऑफ, ये मेरे को मिला कंपनी से की तरफ से कि भैया आप 100 रुपए के शेयर आप ले लो। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 400 रुपए। तो इसका 300 रुपए जो है मैं ऑलरेडी इसके ऊपर में परक्विजिट अंडर सेक्शन 1726 दे चुका हूं। इसके ऊपर मैं अंडर द सैलरीज में टैक्स दे चुका हूं। तो जब मैं इसको बेचने जाऊंगा इस स्वेट इक्विटी शेयर्स को, तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 400 रुपया हो जाएगी, ना कि 100 रुपए। भाई डबल टैक्सेशन तो मैं दूंगा नहीं, राइट? डबल टैक्सेशन तो मैं दूंगा नहीं कि मैं यहां पे भी कैपिटल गेन भी 100 रुपए पे मारूं। सपोज नहीं मेरी 1,000 रुपए थी सेल, तो मैं ऐसा तो है नहीं कि भैया 900 रुपए का भी टैक्स के ऊपर भी टैक्स दूं और 300 रुपए के ऊपर भी टैक्स दूं। तो ये तो मेरे लिए 1,200 रुपए के ऊपर टैक्स हो गया और मेरे पास आए 1,000 रुपए है। ये तो गलत बात हो गई ना। तो मैं 100 रुपए के ऊपर मैं 300 रुपए का टैक्स दे रहा हूं और यहां पे 600 रुपए के ऊपर में मैं आपको टैक्स दे रहा हूं। तो 900 रुपए का 100 रुपए का मेरे पास स्टिल प्रॉफिट आया हुआ है। ऐसे ही यहां पे क्या होगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर में जितना पोर्शन मैंने फेयर मार्केट वैल्यू के लिए लिया है उतना यहां पे आ जाएगा। इक्विटी शेयर्स of the company became the property of the SSE in consideration of transfer by way of conversion of preference shares under section 4710B। वही चीज साहब, 20,000 के मेरे पास प्रेफरेंस शेयर थे और अगर उसमें से 15,000 के प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में बदले हो गए तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15,000 हो गई। वही यहां पे बोल रहा है, द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन रिलेशन टू विच सच इक्विटी शेयर्स आर acquired by the SSE। ठीक है साहब। डिमर्जर के केस में ये दो सेक्शंस आते हैं, थोड़ा सा समझिएगा साहब। इस केस में क्या होता है साहब, हमको लेना पड़ता है ए, एक फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय सी। अब क्या क्या है साहब, ए बी सी क्यों सिखा रहे हो इस टाइम पे? ए बी सी इसलिए सिखा रहा हूं कि ए का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन द डिमर्ज्ड कंपनी, बी का मतलब हो गया नेट बुक वैल्यू ऑफ द एट द टाइम ऑफ डिमर्जर ऑफ द डिमर्ज कंपनी, और सी का मतलब हो गया नेट वर्थ ऑफ द डिमर्ज्ड कंपनी। ठीक है साहब, तो आप इसको समझिएगा। मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हेल्ड इन द डिमर्ज्ड कंपनी, मेरे पास शेयर्स थे से 12,000 रुपए के,
मान लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करोड़ का मेरा नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स था, ठीक है, जो ट्रांसफर हुआ, और कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व मार करके मेरे पास था 120 करोड़ का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7। अब आइए साहब, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द रिजल्टेंट कंपनी क्या होगी, ये समझते हैं। तो ये 7 जीरो तो ये कट गए, 7 जीरो ये कट गए, 100 में से ये कट गया, यहाँ पे 110, तो और ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया 1 2 3, यानी कि 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000 विल बी माई कॉस्ट इन दी रिजल्टेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन दी रिजल्टेंट कंपनी, ठीक है। तो अब इस केस में आप थोड़ा सा समझिएगा साहब, ये 12,000 के शेयर थे, रिजल्टेंट कंपनी में मुझे मिले 10,000 के शेयर्स। ये यूजुअली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर में डिमर्जर के केस में बता दिया जाता है कि आपको इसके केस में इतने शेयर मिलेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आप कर लेते हैं उसके अंदर में यूनिटरी मेथड के हिसाब से। बट फॉर योर थियोरेटिकल पर्पसेस आपके पास नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स दी हुई होंगी, कैपिटल और जनरल रिजर्व्स दिए हुए होंगे, तो आपकी आगे रिजल्टेंट कंपनी के अंदर में 10,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ इन द केस ऑफ डिमर्जर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर्स held by the shareholder in the demerged company shall be reduced by the amount। तो 12,000 में से जो आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया, 10,000 का जो आपने यहाँ पे रिजल्टेंट कंपनी में आपका आया, तो 2,000 जो है वो आपका कॉस्ट इन दी डिमर्ज्ड कंपनी के अंदर में वो कॉस्ट मान लिया जाएगा, ठीक है साहब। यहां तक हम क्लियर हैं, आगे चलते हैं। 49(4) where the capital gains arises from the transfer of such property which has been subject to tax, यानी कि अंडर सेक्शन 56(2)(10) गिफ्ट्स रिसीव्ड अबव 50,000 रुपीज। तो अगर आपके पास 50,000 के ऊपर गिफ्ट रिसीव होते हैं तो वो आपको 56(2) के अंदर में टैक्सेबल हो जाते हैं, तो इसलिए आपका यहां पे वो कैपिटल गेन्स अराइज हो जाएगा। क्या होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके लिए? द वैल्यू टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ 56(2), तो जो वैल्यू आपकी 56(2) के अंदर में है वो आपकी यहां पे ले ली जाएगी, जो आपने क्योंकि आप ऑलरेडी उसके ऊपर में टैक्स दे चुके हो, जितना 50,000 के ऊपर में जितना आपका गिफ्ट लिया गया है। 49(9) capital gains arising from the transfer of capital assets which used to be inventory of the assessee। साहब मेरा एक असेसी है ए, उसके पास स्टॉक इन ट्रेड, मैंने ये आपको पहले भी बताया था 47 के अंदर में, उसको वो कैपिटल एसेट में बदली कर देता है, कैपिटल एसेट में बदली कर देता है। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन शैल बी डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यानी कि अगर ये 10,000 का स्टॉक था, इसको कैपिटल एसेट में वो बदली कर दिया, तो ऑलरेडी उसके ऊपर में 10,000 रुपए का उसने प्रॉफिट दे दिया। अब उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट होगी वो होगी 20,000 रुपए, ठीक है। वही स्वेट इक्विटी शेयर जैसे। कैपिटल एसेट्स 49(10) के अंदर में, कैपिटल एसेट्स बीइंग इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव इशूड बाय अ वॉल्ट मैनेजर बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन एज कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ गोल्ड। आपने फिजिकल गोल्ड दे करके इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव ले ली, और या आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव दे करके आपने गोल्ड ले लिया, दोनों ही केसेस में। Where the gold is released against electronic gold received which became the property of the person as consideration for transfer of electronic gold receipt। इन दोनों केसेस में क्या होगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गोल्ड इन, जो गोल्ड का जो कॉस्ट है वो आपकी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, और इस केस में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव की जो कॉस्ट है वो आपकी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। सो सपोजिंगली मेरे पास एक गोल्ड था, मेरे पास एक गोल्ड का हार था, मैंने उसको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में बदली करा दिया, मुझे उसकी वैल्यू हुई, ये था मेरे पास 4 लाख का, मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट मिली, तो मेरे लिए वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 4 लाख रुपीज। उसी के लिए मेरे पास ये सपोजिंगली गोल्ड रिसिप्ट
इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट थी 4,50,000 की, तो मैंने गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया। मैंने एक बिस्किट ले लिया सोने का 4.5 लाख रुपए के एवज में, तो वो मेरी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट की जो 4.5 लाख रुपया था वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। आई होप आपको ये सेक्शन 49 अब पूरी तरह क्लियर होगा। मेरे और भी जितने भी वीडियोस हैं विद रिगार्ड्स टू कैपिटल गेन्स आप उसको रेफर कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में जरूर डालूंगा। आज की क्लास यहीं तक है। आपको मेरा ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पता ही है। फॉर योर क्वेरीज नोट्स प्लीज डू रेफर टू any of these. I hope you're liking my videos. Please do like, share, and subscribe. Thank you and goodbye.